नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी इंतज़ार। तो आइए सुनते हैं कहानी। तेरे लिए एक अच्छी खबर है, भरसक चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए अमर ने कहा। अब भी मजाक अमर? मुश्किल से आंखें खोल दर्द के साथ इरा बुदबुदाई। मजाक नहीं, सच। सुनकर खुश हो जाओगी। कल कानपुर से माँ पापा आ रहे हैं। नहीं, उन्हें क्यों बुलाया अमर? पीड़ा से इरा के होंठ भिज गए। देखना, माँ की गोद में सर रखते ही तेरा दर्द भाग जाएगा, अमर ने तसल्ली देने की कोशिश की थी। पिछले 3 हफ्तों से इरा का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। सारा बदन ऐंठ जाता। उसकी कराहें सुनकर अमर और बच्चों के दिल रो पड़ते। पर इरा के कैंसर की अब अंतिम स्थिति यही थी। डॉक्टरों का दिया समय अब समाप्त हो रहा था। उन्हीं की सलाह पर अमर ने इरा के माँ पापा को बुलाया था। कम से कम अपनी इकलौती बेटी को उसके अंतिम समय में देख तो लें। माँ की गोद में आंखें खोली थी, अब बंद आंखें माँ कैसे सहेंगी अमर? किसी तरह अस्फुट शब्दों में बात कहती इरा दर्द से चीख पड़ी। आंखों से आंसू बह निकले। प्यार से उसके आंसू पोंछ अमर ने बच्चे की तरह दुलारा। तू इतनी ब्रेव है, तेरे साहस का तो हम सब लोहा मान गए, ये जानते हुए भी कि तू कितने असाध्य रोग के पंजे में जकड़ चुकी है। कभी किसी के सामने अपनी बीमारी का नाम तक नहीं लिया, हमेशा हंसते हुए सहज जिंदगी जी है। अब कमजोर मत पड़ी रा। क्या हुआ पापा? मम्मी ठीक तो है? स्कूल से आई बेटी रीमा शंकित थी। हाँ, मम्मी ठीक हैं। कल तेरे नाना नानी आ रहे हैं, मम्मी को वही बता रहा था। तू कुछ खा ले रीमू। किसी तरह बोलती इरा की आंखों में बेटी के लिए ममता छलक रही थी। ओके मम्मी, हम अभी फ्रेश होकर आते हैं। कुछ ही देर में रीमा वापस आ गई थी। पापा, अब हम मम्मी के पास हैं, आप रेस्ट कर लीजिए। जब से इरा की हालत बिगड़ी थी, बच्चे और अमर बारी बारी से इरा के पास बैठते थे। 13 साल की रीमा अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो गई थी। जब से इरा को अपने कैंसर का पता लगा था, तब से उसने 10 वर्ष की रीमा को समझाना शुरू कर दिया था। अगर एक दिन तुम सबको छोड़कर मुझे भगवान के पास जाना पड़े, तो मेरी बहादुर बेटी सब संभाल लेगी ना? अपने भाई पापा और इस घर की जिम्मेदारी उठा सकेगी। हाँ मम्मी, पर हम गॉड से प्रे करेंगे वो तुम्हें कभी न ले जाएं, भोलेपन से रीमा कहती। एक बात याद रखना, हमेशा सूरज को देखकर आगे बढ़ती जाना, कभी पीछे मुड़कर अपनी परछाई मत देखना बेटी। अपनी माँ की तरह हर मुश्किल का हिम्मत से सामना करना। उस उम्र में इरा की बातें रीमा कितना समझ पाती, पर अब 13 साल की रीमा बहुत कुछ समझने लगी है। यूं तो जिस दिन से डॉक्टर ने बताया था इरा का कैंसर अंतिम स्टेज में है, उसका जीवन अधिक से अधिक 4-5 साल चल सकेगा। शायद उसी दिन से इरा ने दिन गिनने शुरू कर दिए थे। पर जड़ हुए अमर को तसल्ली देने को हंसते हुए अमर से कहा था, 4-5 साल तो बहुत होते हैं अमर। देखना, अपने सारे काम पूरे कर लूंगी। इस दुनिया में जो आया है उसे जाना तो होता ही है। अचानक चले जाने से तो अच्छा यही है, मुझे अपने जाने का समय पता लग गया है। उसके चेहरे की मुस्कान से अमर स्तब्ध रह गया था। अपने कमरे में पलंग पर लेटे अमर के सामने 15 वर्ष पहले की पुरानी यादें सजीव हो गईं। आज अंतिम सांसें गिन रही कंकाल बनी इरा का कहाँ गया वो मनोहारी रूप, कंचन सी काया। शहर के विमेंस कॉलेज के चैरिटी शो में वह आमंत्रित था। स्टेज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। अचानक एक मीठी आवाज ने जैसे अमर को दूसरे ही लोक में पहुंचा दिया। स्टेज पर इरा की गजल से जैसे पूरा हॉल संगीतमय हो गया था। विस्मित अमर स्टेज पर गाने वाली युवती को मुग्ध देखता रह गया। जितनी ही मीठी उसकी आवाज थी, उतना ही सुंदर उसका मनभावन रूप था।
गजल समाप्त होते ही अमर की तंद्रा भंग हो गई। न जाने कैसा जुनून था, पागलों की तरह अपनी जगह से उठकर सीधे ग्रीन रूम में इरा के पास जा खड़ा हुआ। सीधे सवाल पूछ डाला था, मुझसे शादी करोगी? पर्स उठाकर जाने को तैयार इरा से कहा था। क्या कह रहे हो? दो सुंदर विस्फारित नयन उस पर निबद्ध थे। सीधी ही बात तो कह रहा हूं, फिर दोहरा देता हूं, मुझसे शादी करोगी? पागल हो? जान न पहचान, सीधे शादी करने चले आए। आवाज में क्रोध था। जान पहचान के लिए ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, अच्छी तरह से देख लो, पहचान हो जाएगी। अमर ने अपना विजिटिंग कार्ड इरा के सामने रख दिया था। अब जाते हो या सिक्योरिटी गार्ड को आवाज दूं? इरा की आवाज में तेजी थी। उसकी जरूरत नहीं है, पर मेरा वादा है, आपको अपनी बनाकर ही चैन लूंगा। अमर बाहर आ गया। अमर के बाहर जाने के बाद इरा ने सरसरी दृष्टि सामने रखे कार्ड पर डाली थी। स्पष्ट शब्दों में छपा था, अमर सहाय, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वर्ल्ड बैंक, शिकागो। लापरवाही से कार्ड वहीं छोड़ इरा घर चली गई थी। कुछ देर बाद मानो अमर को होश आया था। ये कैसी दीवानगी थी? वह क्या कर बैठा? उसके साथ पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्या इरा के संगीत में कोई जादुई शक्ति थी जिसमें वह बंधा चला गया? शायद उस गजल में कोई ऐसी बात थी जिसने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। जो भी हो, अपनी इस मूर्खता पर उसे इरा से माफी मांगनी होगी। 2 दिन बाद इरा के घर की बेल बजाने पर इरा ने ही दरवाजा खोला था। तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? इरा द्वारा दरवाजा बंद करने की कोशिश पर अमर ने दरवाजा पकड़कर बंद होने से रोक लिया। अपनी उस दिन की गलती के लिए माफी मांगने आया हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। कौन है इरा बिटिया? एक पुरुष स्वर ने पूछा। कोई नहीं पापा, चंदा मांगने वाले हैं। अरे आप यहाँ? तुम इन्हें नहीं जानती इरा, अभी कुछ दिन पहले ही तो इनकी पोस्टिंग शिकागो में हुई है। मेरी इनके साथ सुरेश के घर मुलाकात हुई थी। प्लीज अंदर आइए। इरा के पापा ने स्वागत किया। विवश इरा को अमर को घर के भीतर लाना पड़ा। अमर के बैठने पर इरा के पापा ने इरा से कहा था, इरा बेटी, अपनी मम्मी को बुला लो और चाय के लिए भी कह दो। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्रोग्राम में इरा जी की गज़ल सुनी थी, उसी के लिए उन्हें बधाई देने आया था। बहुत अच्छी गायिका हैं। अमर ने बहाना बनाया। हाँ, बचपन से ही इसे संगीत का शौक था। अब अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करती है, पर अपना संगीत नहीं छोड़ सकी, उन्होंने गर्व से बताया। इसका मतलब आपको भी म्यूजिक में रुचि है? जी हाँ, बस सुनने का शौक है। आप क्या यहाँ ही रहते हैं? अमर ने परिचय बढ़ाया। हम लोग तो कानपुर में रहते हैं। इरा ने अमेरिका देखने को बुलाया है। वहाँ मेरे नाम की विकास दास नाम से टेक्सटाइल फैक्ट्री है। इरा के पापा के चेहरे पर खुशी और संतोष स्पष्ट था। तभी माँ के साथ ट्रे में चाय लिए इरा आ गई। इरा के चेहरे पर नाखुशी और शंका साफ झलक रही थी। शायद वह सोच रही थी, कहीं ये पागल फिर उसी दिन की तरह से कोई दीवानगी न कर बैठे। माँ को प्रणाम कर अमर ने हल्की दृष्टि इरा पर डाली थी। गुलाबी सलवार सूट में वह बहुत सुंदर लग रही थी। अमर की तरफ चाय का कप बढ़ाती इरा ने अमर पर नज़र डालने की ज़रूरत नहीं समझी। आशा, ये मिस्टर अमर सहाय हैं, यहीं बैंक में बड़े ओहदे पर काम करते हैं। हमारी इरा बेटी के गीत पर बधाई देने आए हैं। विकास दास ने पत्नी से अमर का परिचय कराया। क्या तुम्हारे माता पिता भी यहीं रहते हैं? उनसे मिलकर अच्छा लगेगा, आशा जी ने कहा। जी नहीं, यहाँ अकेला ही रहता हूँ। जब से पापा नहीं रहे, माँ को जैसे संसार से वैराग्य सा हो गया है। हरिद्वार में मेरी ताई के साथ गीता आश्रम में रहती हैं। बहुत बुलाने पर भी नहीं आती। मैं ही उन्हें देखने इंडिया जाता रहता हूँ। अमर की आवाज़ में उदासी थी। सच है बेटा, पति के न रहने से दुनिया ही बदल जाती है। हम लोग जब तक यहाँ हैं, आया करो, हमें अच्छा लगेगा।
आशा जी ने स्नेह से कहा। हाँ अमर, आशा ठीक कहती है। इरा को तो हर महीने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना होता है। उसकी एब्सेंस में बहुत अकेलापन महसूस होता है। समय मिले तो आते रहा करो। इस प्रदेश में ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है, पर अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे अपना बेटा समझकर निसंकोच बुला लीजिएगा। सुरेश अंकल की तरह आप भी मेरे अंकल ही हुए। ये मेरा कार्ड है। मेरा फ़ोन नंबर और घर का पता भी दिया हुआ है। अपना कार्ड देते हुए अमर ने इरा पर नज़र डाली थी। खुश रहो बेटा, तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। परदेश में कोई तुम्हारे जैसा मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तुमने जो कहा उसे याद रखूंगा। वापस होते अमर ने इरा पर मुस्कुराकर नजर डाली थी। अमर को दरवाजे तक छोड़ने आना इरा की विवशता थी। अक्सर लोगों के जाने पर इरा ही दरवाजा बंद करने आती थी। अमर की मुस्कुराहट से चिढ़ी इरा ने धीमे से कहा था, यूपी के लोग बहुत मिलनसार और खातिर पसंद होते हैं। माँ ने घर आते रहने को कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जब जी चाहा आ जाओ। अगर उन्हें तुम्हारा पागलपन पता लग जाए तो घर में कभी ना आने दें। इरा की आवाज में चेतावनी थी। लेकिन अगर यहाँ आने का जी चाहे तो अपने को कैसे रोक सकूंगा? अमर हंस रहा था। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अच्छी तरह से समझ लो। आ जाए सो आए, अब फिर आने की जरूरत नहीं है। दरवाजा बंद करके इरा चली गई। एक सप्ताह बाद पापा के परिचित मित्र सुरेश जी के घर उनके बेटे के जन्मदिन पर विकास दास को सपरिवार लंच के लिए आमंत्रित किया गया था। सुरेश जी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ विकास जी के परिवार का स्वागत किया था। उनकी बड़ी बेटी उषा इरा को देखकर खिल गई। इरा का हाथ पकड़ उषा उसे अपने साथ की हमउम्र लड़कियों के पास ले गई। लो भाई, अब हमारी लता मंगेशकर आ गई। अब खूब रंग जमेगा। इरा को देख निशा चहकी। सामने से अमर को आता देख इरा चौंक गई। फिर याद आया पापा ने बताया था अमर के साथ उनका परिचय सुरेश जी के घर में ही हुआ था। हाय उषा, तेरे कजिन अमर की क्या पर्सनालिटी है। मेरा परिचय करा दे। अमर को मुग्ध दृष्टि से देखती माला बोली। अरे मेरा कजिन अमर मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। न जाने कितनी लड़कियां उस पर मरती हैं। पता नहीं किस लड़की का भाग्य उसे पा सकेगा। वैसे तुम सबको उससे मिलाती हूँ, गर्व से उषा ने कहा। अमर भैया इधर आओ, यहाँ बहुत लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। उषा ने आवाज दी। वाह मेरी किस्मत, इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स मुझ जैसे इंसान से मिलना चाहती हैं। चेहरे पर मुस्कान थी। अमर जी, आपसे मिलना तो हमारा सौभाग्य है। सुना है आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। क्या हमें भी सुनने का मौका मिलेगा? सुमन ने शौकी से कहा। जरूर, बशर्ते आप में से कोई साथ में अपना स्वर दे। अमर ने अपने में सिमटी इरा को देखकर कहा। ये तो सोने में सुहागा वाली बात हुई। हमारी इरा आपका साथ देगी। माला ने बात पक्की कर दी। नहीं नहीं, हम नहीं गा सकते। इरा ने प्रतिवाद किया। अब तेरी ना नहीं मानी जाएगी। इतने फंक्शंस में गाती है। आज मेरे भाई के जन्मदिन पर तो तुझे गाना ही पड़ेगा। भैया अभी गिटार लाती हूँ। उषा ने इरा को गाने पर मजबूर कर ही दिया। अमर ने गिटार के सुर मिलाकर इरा की तरफ देखा और गिटार पर एक गीत की धुन शुरू कर दी। इरा के मौन पर सब लड़कियों ने इरा को गाने के लिए विवश कर दिया। इरा की मीठी जादुई आवाज के साथ गिटार की धुन ने ऐसा समा बांधा कि सब मंत्रविद्ध से रह गए। गीत समाप्त होने पर बहुत देर बाद लोगों को तालियां बजाने की याद आई। उसके बाद सबकी फरमाइश पर अमर के गिटार पर इरा को गीत गाने ही पड़े। इरा और अमर समारोह के मुख्य पात्र और पात्री बन गए। सबने इरा के गायन और अमर के गिटार की दिल खोलकर तारीफ की। विकास जी, आपकी बेटी तो खरा सोना है। क्या मीठा सुर पाया है। मुझे तो पता ही नहीं था इरा बेटी इतनी गुणवती है। भगवान इसे लंबी उम्र दे। सुरेश जी ने सच्चे मन से तारीफ की। आपका अमर भी तो कम नहीं है।
बैंक के नीरस काम के बीच भी गिटार से इतना प्यार करता है। कितना अच्छा गिटार बजाता है, विकास जी ने भी जवाब दिया। घर लौटने के बाद इरा की माँ और पिता काफी देर तक आज के जन्मदिन के समारोह और अमर के बारे में बात करते रहे। बिस्तर पर लेटी इरा भी सोच में पड़ गई। अमर के साथ उसकी पहले दिन की भेंट क्या उसका जुनून था? आज तो उसका कोई भी आपत्तिजनक व्यवहार नहीं था। जो भी हो, वह गिटार सचमुच अच्छा बजाता है और इतना तो जान गई कि उसे संगीत से प्यार है। इरा को दूसरे दिन एक सप्ताह के लिए शिकागो से बाहर जाना पड़ा था। मम्मी पापा को सावधानी से रहने को कहकर इरा ने किसी मुश्किल के समय के लिए कुछ टेलीफोन नंबर भी दिए थे। अचानक 2 दिन बाद उसे पापा का मैसेज मिला था। उसकी माँ हॉस्पिटल में है, डॉक्टर अभी जांच कर रहे हैं। खबर मिलते ही इरा ने अपनी वापसी की सूचना फ़ोन से दी थी। उसकी फ्लाइट रात के 2 बजे पहुंचने वाली थी। विकास जी परेशान हो उठे। तभी उन्हें याद आया, अमर ने अपना फ़ोन नंबर देकर कहा था अगर कभी किसी तरह की ज़रूरत पड़े तो उसे अपना बेटा समझकर निसंकोच काम बता दें। सुरेश जी को रात में परेशान करना ठीक नहीं है। इरा के ऑफिस वालों के पते ज़रूर थे, पर उन्हें अभी वह जान कहाँ पाए थे। साहस करके अमर को फ़ोन लगाया था। बात सुनते ही अमर ने कहा था, आंटी हॉस्पिटल में हैं, अभी पहुंचता हूं। इरा की चिंता ना करें, उसे एयरपोर्ट से मैं रिसीव कर लूँगा। कुछ ही देर में अमर हॉस्पिटल पहुंच गया था। डॉक्टर से बात करने पर पता लगा आशा जी को गैस की समस्या थी। खतरे की कोई बात नहीं थी। विकास जी ने अमर को धन्यवाद देना चाहा तो उसने कहा, क्या अपने बेटे को कोई पिता धन्यवाद देता है? एयरपोर्ट पर अमर को देखकर इरा किसी अनिष्ट की आशंका से डर गई। तुम यहाँ? मम्मी तो ठीक हैं? मम्मी बिल्कुल ठीक हैं और अभी उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर छोड़कर आया हूँ। थैंक्स। हम तुम्हें यहाँ देखकर कुछ और ही सोचकर डर गए थे। क्यों? क्या मेरी शक्ल इतनी डरावनी है? अमर मुस्कुरा रहा था। घर पहुंची इरा को देख विकास जी खुश तो हुए, पर पछतावे से बोले, सॉरी बेटा, तेरा प्रोग्राम बिगड़ गया। रात में आशा ने जब सीने में दर्द बताया तो बस हार्ट अटैक ही सोच बैठा। उस वक्त बस अमर ही याद आया। अमर की वजह से सारी परेशानी दूर हो गई। एक बेटे की तरह इसने साथ दिया। ऐसे लड़के कम ही मिलेंगे। स्नेह से अमर को देखते विकास जी ने कहा, अब अंकल तारीफ बहुत हो गई, ये तो मेरा फर्ज था। अब आप सब आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। थैंक्स अमर, आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी, इरा ने सच्चाई से कहा। इसका मतलब अब इस घर के दरवाजे मेरे लिए खुले रहेंगे? शरारत से अमर ने कहा। जी हाँ, अब आप जब चाहें आ सकते हैं, मीठी मुस्कान के साथ इरा बोली। उस दिन के बाद से अमर अक्सर इरा के घर जाने लगा। उसके वहाँ जाने से इरा के घर में खुशी का माहौल बन जाता। इरा की माँ उसे जबरन खाना खिलाकर ही वापस जाने देती। बेचारे को माँ के हाथ का बना खाना कहाँ नसीब हो पाता है। अब तो इरा को भी अमर के आने की प्रतीक्षा रहती। अचानक एक दिन सुरेश जी ने इरा के पापा के सामने अमर के साथ इरा के विवाह का प्रस्ताव रखकर चौंका दिया। अमर मेरे दूर के रिश्ते के भाई का बेटा है, पर मुझे सगे चाचा जैसा प्यार और सम्मान देता है। उसके विवाह की चिंता करने वाली माँ वैराग्य ले बैठी है। अमर बहुत समझदार और योग्य लड़का है। इरा बेटी उसके साथ बहुत खुश रहेगी। अगर आप उचित समझें तो हम लोग दोनों का विवाह करा सकते हैं। इरा के माता पिता के इनकार का सवाल ही नहीं उठता था। इरा भी थोड़ी मनोहार के बाद अमर के साथ विवाह के लिए राजी हो गई। अमर को पाकर कोई भी लड़की अपना भाग्य सराहेगी, ये बात इरा भी मानती थी। एक सादे समारोह में दोनों का मंदिर में विवाह संपन्न हो गया। बेटी को अमर को सौंप इरा के माँ पापा कानपुर वापस चले गए। विवाह के बाद दोनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। 2 वर्ष बाद रीमा और आशीष के जन्म ने उनकी खुशियां दुगनी कर दी।
बच्चों के आ जाने से घर गुलजार हो उठा। समय के साथ बच्चे स्कूल जाने लगे। दोनों ने इरा और अमर की तरह तीव्र मेधा पाई थी। आशीष अपने पापा से गिटार सीखता और रीमा माँ से संगीत सीखती। उनके मित्र परिहास करते, उनके घर में पूरा ऑर्केस्ट्रा ही है। जीवन में कहीं कोई कमी नहीं थी। इरा को कभी कभी अमर छेड़ता, देखा जो कहा था पूरा किया, तुम्हें पा ही गया। आवाज में गर्व होता, वो तो जनाब हमें आप पर तरस आ गया, वरना इस इरा को चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। इरा शान से जवाब देती। कुछ दिनों से अमर ने महसूस किया इरा की खाने में रुचि नहीं रह गई थी। एक या आधी रोटी भी मुश्किल से खा पाती। उसकी मनपसंद डिशेस भी अनछुई रह जाती। क्या बात है इरा, देख रहा हूँ आजकल तुमने खाना बहुत कम कर दिया है। कहीं और ज़्यादा स्लिम होने का चक्कर तो नहीं है? अमर ने इरा को छेड़ा। नहीं अमर, पेट में भारीपन लगता है, भूख नहीं लगती। ताज्जुब यह है कि इतना कम खाने पर भी मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। कमर पर सब कपड़े टाइट हो रहे हैं। मुस्कुराती इरा ने बताया, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए। अपनी डॉक्टर फ्रेंड मीरा से सलाह क्यों नहीं लेती? अमर को याद आया, उसके बाद डॉक्टरों के पास जाने का सिलसिला चलता रहा। पहले डॉक्टर की दी गई गैस की दवाइयाँ चलती रहीं, पर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। उस बीच इरा को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ने लगा, तो डॉक्टर ने उसे यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दिया। उस डॉक्टर को लगा इरा के यूरिनल पाइप में कोई खराबी आ गई है। दवाइयाँ चलती रहीं, समय बीतता जा रहा था। इरा की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। अब कभी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग भी इरा को परेशान करती। ये डॉक्टर मुझे यूं ही नचा रहे हैं। सोचती हूँ किसी होम्योपैथ से दवा लूँ, परेशान इरा ने अमर से कहा। अभी तक तुम मुझे नचाती थी, अब डॉक्टर तुम्हें नचा रहे हैं, अमर ने परिहास किया। इरा के घर के पास एक रिटायर्ड नर्स मारिया रहती थी। इरा उसका बहुत सम्मान करती थी। बच्चे जब छोटे थे, कभी उनकी तबीयत खराब होने पर घबराई इरा सिस्टर मारिया को ही बुला लाती थी। मारिया अपने अनुभव से इरा की सहायता करती थी। इरा और मारिया के बीच माँ बेटी जैसा संबंध बन गया था। कुछ दिनों से अपनी परेशानियों के कारण इरा मारिया से नहीं मिल सकी थी। एक दिन मिलने पर इरा ने जब अपनी परेशानी मारिया को बताई, तो उसकी अनुभवी आंखों में शंका उभर आई। इरा, तुम फौरन गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्था से मिलो, वह अपने काम में बहुत मशहूर हैं। पर सिस्टर, मुझे कोई गायनिक प्रॉब्लम तो है ही नहीं, उनके पास जाने से क्या फ़ायदा? आई विश ऐसा ही हो, पर चेक कराने में तो कोई नुकसान नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। मार्था मुझे बहुत मानती हैं, उनके साथ काम कर चुकी हूँ। मारिया गंभीर थी। डॉक्टर मार्था ने इरा की समस्या सुनकर तुरंत कई टेस्ट करने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट मिलने वाले दिन डॉक्टर मार्था ने फ़ोन करके कहा था, इरा, अपने पति के साथ फ़ौरन मुझसे मिलो, देर मत करना। क्यों डॉक्टर, ऐसा क्या है? मेरे पति बाहर गए हुए हैं, मैं आ रही हूँ। शंकित इरा तुरंत ही चल दी। इरा, तुम इतने दिन कहाँ थी? अच्छा हो अपने पति के साथ आओ। डॉक्टर, आपको जो बताना है मुझे बता दीजिए, मेरा दिल बहुत मजबूत है, जो भी है सह लूँगी। तुम एक बहुत सीरियस बीमारी में जकड़ चुकी हो, इतनी देर क्यों करती इरा? सीरियस बीमारी कैंसर तो नहीं हो सकती, आप बता ही दीजिए, इरा ने मजाक करना चाहा। हिम्मत रखो इरा, तुम्हें ओवेरियन कैंसर है। क्या? ये नहीं हो सकता, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। काश ऐसा ही होता। तुम अमेरिका में रहती हो, यहाँ के नियम जानती हो। डॉक्टर का फ़र्ज़ है अपने पेशेंट्स को उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ सही सही बता दें। तुम्हारा कैंसर लास्ट स्टेज में पहुँच चुका है, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। मेरे पास कितना समय शेष है डॉक्टर? इरा के चेहरे का रंग बदल गया था।
ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल। मुझे दुख है। इसका मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं डॉक्टर। मेरे पति सह नहीं सकेंगे। एक डॉक्टर होने के नाते हम अपने मरीज को बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। उसके बाद गॉड की मर्जी। तुम्हारी सर्जरी की जाएगी। उसके लिए तुम्हारे हस्बैंड की परमिशन चाहिए। अमर नहीं जानता अपने कैंसर की लास्ट स्टेज के बारे में सुनकर इरा की क्या प्रतिक्रिया रही होगी, पर जब वह वापस आया तो इरा ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा था, मिस्टर अमर सहाय, अब आपको अपनी पत्नी की सेवा करने का मौका मिला है। बस कुछ सालों की मेहमान है। कल आपको डॉक्टर मार्था ने बुलाया है। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है इरा। सच सच बताओ, डॉक्टर ने क्या बताया? अमर नाराज था। सच ही कह रही हूँ। मेरा कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है अमर, पर अभी मेरे पास कुछ वक्त है। अच्छा, तुम्हारा कैंसर लास्ट स्टेज में है और तुम हंस रही हो? अमर यकीन नहीं कर पाया। ठीक है, ये देखो, मेरी रिपोर्ट पर तो विश्वास करोगे? इरा ने अपनी रिपोर्ट अमर को पकड़ा दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अमर सर पकड़कर बैठ गया। अरे जनाब, अभी हम नहीं जा रहे हैं। अभी तो हमारी सर्जरी होनी है। शायद उसके बाद कुछ और समय मिल जाए। इरा ने अमर को तसल्ली देनी चाहिए। सर्जरी के पहले इरा ने सिस्टर मारिया से कहा था, सिस्टर, मेरी सर्जरी के वक्त तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मुझे तुम पर यकीन है, तुम मेरी बात याद रखोगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा माई चाइल्ड। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों जैसे हैं। उनको बचपन से प्यार दिया है। मारिया की आंखें भर आईं। इरा के साथ उनका प्यार का रिश्ता रहा है। सर्जरी तो हो गई। ओवरी निकाल देने पर भी कैंसर का जो जाल पूरे शरीर में फैल चुका था, उसे निकाल फेंकना संभव नहीं था। इरा ने अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर दी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, जीवन के जितने दिन शेष हैं उन्हें अपने परिवार के साथ एक एक पल खुशी के साथ बिताएगी। अपने ऑफिस के बहुत से साथियों को पता भी नहीं चलने दिया कि वह कैसे मौत के साए में जी रही थी। अपने मित्रों के साथ उसी गर्मजोशी के साथ मिलती। बच्चों और अमर को आभास भी नहीं होने देती कि उसका जीवन कुछ ही समय का मेहमान है। पहले की ही तरह से पार्टी के लिए मित्रों को इनवाइट करती। जो उसके बहुत निकट के मित्र होते, उन्हें हंस हंस कर बताती कैसे अमेरिका के डॉक्टर भी उसके कैंसर से धोखा खा गए। सब स्तब्ध रह जाते, पर इरा का परिहास चलता रहता। अमर और बच्चों की फेवरेट डिशेस बनाती। अमर इतना काम करने पर नाराज होता तो इरा हंसकर कहती, कहते हैं पति के दिल पर राज करने के लिए पेट के रास्ते से दिल जीता जा सकता है। वही करती हूँ। मेरे दिल पर तो तुम पहले ही राज कर चुकी हो, अब और क्या चाहती हो? अमर भी हंस पड़ता। अमर, इस संडे मैंने ओवेरियन कैंसर के लिए 5K यानी 5 किलोमीटर की दौड़ ऑर्गेनाइज की है। तुम्हें भी मेरे साथ दौड़ना होगा। बस सवेरे जल्दी उठना होगा। अचानक एक दिन इरा ने सूचना दी। क्या पागल हो गई हो? इस हालत में दौड़ोगी? इससे क्या फायदा होगा? विस्मित अमर ने पूछा। डॉक्टर ने कहा है अभी मैं सभी काम सामान्य रूप से कर सकती हूँ। हाँ, तुम फायदे की बात पूछ रहे हो तो अपने साथ दौड़ते साथियों से मुझे कितनी शक्ति और मॉरल सपोर्ट मिलेगा, तुम समझ नहीं सकते। उससे बड़ी बात यह है कि लोगों को ओवेरियन कैंसर के बारे में जानकारी मिलेगी। काश मुझे इसके बारे में पहले से कुछ पता होता। इरा के चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। अमर के विरोध के बावजूद पिछले 3.5 वर्षों से इरा अपने साथियों और मित्रों के साथ उत्साहपूर्वक 5 किलोमीटर दौड़ती रही है। दौड़ने के बाद चेहरे पर थकान का निशान तक नहीं होता, बल्कि आंखों में जीत की चमक होती। विवश अमर को भी साथ देना होता। वह इरा की हिम्मत पर ताज्जुब करता। करीब 4 वर्ष का समय बीतने वाला था। अब इरा की तबीयत कुछ गिरी गिरी सी रहती। पिछले कुछ दिनों से वह देर रात तक कुछ लिखती रहती।
अमर कहता, इतनी देर तक जागना ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। क्या लिखती रहती हो? कुछ नहीं, ऑफिस के काम नोट करती हूँ। तुम सो जाओ, इरा सामान्य स्वर में जवाब देती। अमर सोचता, शायद वह अब भी अपने ऑफिस के कामों को पूरा कर रही है। अधूरे काम छोड़ना कभी उसकी आदत नहीं रही है। अमर, इस 16 तारीख को एक पार्टी करनी है। रीमा और आशीष के सारे दोस्तों को और हमारे भी कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। क्या कह रही हो? अपनी हालत देखी है? इतना काम कौन करेगा? मेरी इतनी सी खुशी भी पूरी नहीं करोगे? अपने बच्चों को एक खुशी तो दे जाऊं। मैंने पार्टी का मेन्यू बना लिया है, बाहर से सब कुछ मंगा लो। तुम्हारी ऐसी ही बातें मुझे तुम्हारी बात मानने को मजबूर कर देती हैं, वरना तुम्हारी ऐसी हालत में पार्टी करना क्या ठीक है? अभी तो ठीक महसूस कर रही हूँ। तुम बेकार डराते रहते हो। एक बात कहूँ, ये सच है, मुझे अपने दुनिया से जाने वाले दिन का इंतज़ार है, पर उससे डरती नहीं। पर तुम्हारी आंखों और चेहरे पर मेरी मौत की जो दहशत है, उसे साफ देख पाती हूँ। तुम्हारे उस डर से इस दुनिया को छोड़ने की बात सोचकर दुख होता है। मुझे खुशी से जाने दो अमर। अब रुक पाने का कोई उपाय शेष कहाँ रह गया है। अंततः शानदार पार्टी हुई। रीमा और आशीष ने अपने मित्रों के साथ जी खोलकर एंजॉय किया। बहुत दिनों बाद उनके चेहरों पर खुशी आई थी। कुछ देर के लिए वे माँ की बीमारी भूल से गए थे, वरना उन पर इरा की बीमारी हमेशा हावी रहती थी। इरा ने भी अपनी शिफॉन की नीली साड़ी पहनी थी। पूरे समय अपने मित्रों के साथ जिस तरह से हंसी मजाक कर रही थी, यह विश्वास कर पाना असंभव था कि वह बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। पार्टी के बाद इरा निढाल सी पलंग पर गिर सी गई। बस उस दिन के बाद से उसकी हालत बिगड़ती ही गई, और अब तो उसका दर्द और तकलीफ देखकर कभी कभी अमर सोचने को विवश हो जाता, इतना कष्ट वह कैसे सह पा रही है। इससे अच्छा है वह अब चली ही जाए। अब ना तो कोई पेन किलर उसका दर्द कम कर सकता था, ना कोई दवा। उसका दर्द देख पाना भी सहन नहीं हो पा रहा था। पापा, आकर देखिए, मम्मी एकदम चुप हो गई हैं। घबराई रीमा ने आकर अमर को चैतन्य किया। कुछ देर पहले दर्द से छटपटाती इरा शांति से सो रही लग रही थी। उसका 4 वर्षों का इंतजार खत्म हो गया था, वह जा चुकी थी। दुखी अमर ने पास के घर में इरा के निधन की सूचना दे दी। सूचना देनी जरूरी थी। 2 दिन बाद भारत से इरा के भाई के आने पर अंतिम संस्कार किया जाना तय किया गया था। नियमानुसार इरा का शव हॉस्पिटल ले जाया जाना था। लोग आने लगे थे। इरा की मृत्यु प्रत्याशित ही थी, फिर भी उसका जाना दुखद था। उसकी सहेलियां उसके साहस की बातें कर रही थीं। हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में आए लोग इरा का शव ले गए। अमर की उसके लिए यही अंतिम विदाई थी। अब 2 दिन बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी थी। अचानक आशीष ने अमर के हाथ में एक डायरी देकर रोते हुए कहा, मम्मी ने कहा था जब वह हमारा घर छोड़कर चली जाएं, तब ये डायरी आपको दे दूं। विस्मित अमर डायरी लेकर अपने कमरे में चला गया। अमर को याद आया, शायद देर रात तक इरा इसी डायरी पर कुछ लिखती रहती थी, और वह समझता रहा इरा ऑफिस के काम पूरे कर रही थी। अमर ने पहला पृष्ठ खोला था। डॉक्टर से अपने कैंसर की बात सुनकर भी आशा थी। आजकल कैंसर लाइलाज तो नहीं है, पर सिर्फ 4 या 5 साल का जीवन शेष है। यानी अब सोते जागते अपनी मौत का इंतजार करना है। जरूरी तो नहीं वो इतनी मोहलत दे ही दे। अमर बेहद परेशान है। बच्चों को सच्चाई बताकर अभी से दुखी करना गलत होगा। सर्जरी से कोई उम्मीद नहीं बढ़ी। कैंसर ने मेरे शरीर में अपना साम्राज्य पूरी तरह से जमा लिया है। उस पर विजय पाना असंभव है। अब मैंने तय कर लिया है, जीवन के जितने भी वर्ष शेष हैं उन्हें पूरी तरह भरपूर खुशी के साथ जीऊंगी। हाँ, अपने काम जितनी जल्दी पूरे कर सकूं करने की कोशिश करूंगी। अमर सत्य जानते हुए भी
मेरे साहस के कारण आश्वस्त से रहते हैं। बच्चों को अब तक वास्तविकता ज्ञात हो गई है, पर मेरा सामान्य व्यवहार उनके जीवन में दुख नहीं घोलता। दोनों बच्चे आकर अपने स्कूल और मित्रों के बारे में पहले की तरह से ही बातें करते हैं। मेरे साथ पहले जैसा ही हंसी मजाक करते हैं। हम सब कैरम शतरंज ही नहीं, कभी कभी मिलकर अपना ऑर्केस्ट्रा का शौक भी पूरा करते हैं। अमर ने मेरे कई गीत रिकॉर्ड किए हैं। शायद मेरी बेटी रीमा उन गीतों को दोहराते हुए मुझे याद किया करेगी। अब तबीयत ठीक नहीं लगती, अब समय कम रह गया लगता है। अमर से जो कहना है अब लिख देना ही ठीक है। अमर, मैं चाहती हूँ मेरा अंतिम संस्कार बहुत सादगी से किया जाए। संस्कार में गायत्री मंत्र और दूसरे मंत्रों के साथ सिस्टर मारिया की प्रार्थना के मंत्र भी पढ़े जाएं। मेरे कपड़े भारत के किसी अनाथालय को दे देना। मेरी मृत्यु पर किसी की आंख से आंसू नहीं निकलने चाहिए। मैंने बहुत साहस और खुशी के साथ अपना जीवन जिया है। मेरी मौत तो पिछले 4 सालों से मेरे साथ चल रही है, पर उससे कभी डरी नहीं। सच तो यह है, पिछले 4 वर्षों से हर दिन उसका इंतज़ार करती रही हूँ। मेरी 5K की दौड़ कभी रुकनी नहीं चाहिए। अब इस दौड़ को चलाते रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है अमर। इस दौड़ के रुकने का मतलब मुझे भूल जाना होगा। तुम्हारा साथ मेरे बच्चे ज़रूर देंगे, इसका यकीन है। अमर, मेरे बच्चों के जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाना। उन्हें मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने दोगे, इस बात का तो पूरा विश्वास है। जाति बेला में अपने मन की एक बात कहना चाहती हूँ। संसार से जाने वाले के मरण दिवस पर प्रतिवर्ष पूजा पाठ का आयोजन करने वाली प्रथा मुझे कभी न्यायोचित नहीं लगती। किसी के दुनिया से चले जाने का दिन क्यों याद किया जाए? तुम्हें अगर मेरा जन्मदिन याद रहे तो बस उसे ही बच्चों के साथ केक काटकर खुशी से मनाया करना। उस दिन की याद में बच्चे खुशी से माँ को याद करें, यही चाहती हूँ। तो मिस्टर अमर सहाय, मेरे जाने के बाद भी मेरा जन्मदिन मनाया करेंगे ना? एक सत्य विचलित और व्यथित करता है। जानती हूँ मेरा बेटा आशीष तो लड़का है, अपने पापा की छत्र छाया में बड़ा होकर उनके जैसा ही योग्य बनेगा। पर अमर, अपनी किशोरी बेटी से कैसे कहूँ? उसे अब अपनी माँ के बिना अकेले ही अपना जीवन जीना होगा। किसी समस्या में उसे कौन संभालेगा, कौन सलाह देगा, कैसे समझाऊं? 10 साल बाद उसे अपने शरीर में कैंसर की संभावनाओं का शक दूर करने के लिए नियमित रूप से टेस्ट कराते रहना होगा। भगवान, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया। काश मेरी बेटी के लिए मुझे जीवन के 3-4 वर्ष और दे देते। मेरी बेटी। डायरी के आगे के पृष्ठ खाली थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।